और सलाहकार को मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस वेबिनार को आगे लेके जाए। थैंक यू। थैंक यू मैडम, दैट वाज वंडरफुल स्टोरी। और दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना है, कोई भी एरिया अगर डेवलप करना है, तो बहुत जरूरी होता है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या? तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वो मूलभूत चीजें, जो चीजें लगती है कि आपके यहां आपके एरिया में जो संसाधनें हैं, रिसोर्सेस है, उसको बेहतर मैक्सिमम लेवल पे डेवलप करने के लिए जो जरूरी चीजें लगती है उसे कहते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ट्रांसपोर्टेशन, रोड, रेल। दूसरी है एनर्जी, ऊर्जा। तीसरा है पानी। और है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? तो एजुकेशन, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब। और आज की तारीख में तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यानी आप जहां रहते हो वहां डिजिटल, आपका जो कंप्यूटर है, बाकी डिजिटल जो इंफॉर्मेशन वो कितनी फास्ट आ रही है, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ जहां जहां हम लोग उपलब्ध करके दे, तो वहां उस जगह की जो रिसोर्सेस है वो बहुत बेहतर डेवलप होते हैं, वो रीजन डेवलप हो सकता है। तो पूरे दुनिया में सभी देश इसी के लिए काम करते हैं। दोस्तों, अभी ट्रांसपोर्टेशन की जब बात करें, क्योंकि वो एरिया कनेक्ट होना चाहिए बाकी की सभी एरिया से, ओके, तो उसके लिए जरूरी जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो एक है रास्ता और दूसरी है ट्रेन, जो सबसे ज्यादा जिसका उपयोग होता है। अब इन दोनों के, रास्ते के और जो ट्रेन है, जो रेलवे है, इन दोनों के अपनी अपनी खूबियां है और अपने अपने लिमिटेशंस भी है। रास्ता ऐसी चीज है कि रास्ता आप कहाँ भी आपको लेके जा सकता है, पहाड़ी इलाका हो, कोई भी इलाका हो, वहां रास्ता लेके जा सकता है। रास्ते जो होते हुए वो रास्ते बहुत इजी, यानी बहुत कम खर्च में बनते हैं और आसानी से हम लोग उसको बना सकते हैं। वैसे रेल का नहीं है। रेल के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट लगता है। लेकिन अगर किसी चीज को डेवलप होने के लिए सिर्फ आप बिजनेस एंगल से देख रहे हो, किसी चीज को अगर आपको आर्थिक, औद्योगिक दृष्टया अगर उसको विकसित करना है, तो सबसे ज्यादा, आई मीन रोड से भी, या रोड से ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट जरूरी है ट्रेन, रेलवे। दोस्तों, रेलवे बहुत एफिशिएंटली किसी भी चीजों को वहां से वहां तक लेके आ सकता है और वहां से लेके जा सकता है। अगर किसी भी चीज को औद्योगिक दृष्टया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हमें करना है, तो वहां तक रॉ मटेरियल लेके जाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में रेलवे बहुत अच्छी काम करती है। लोगों को अगर फास्ट और एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो रेल बहुत अच्छा काम करती है। वहां का तैयार हुआ माल अगर लेके जाना है फास्ट, तो रेल अच्छा काम करती है। सेफ्टी में रेल रोड से बेहतर है। और अगर वेदर, मौसम की बात करें, तो बहुत बार ऐसा होता है कि खराब मौसम के कारण रोड वगैरह थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मौसम के कारण सबसे कम अफेक्ट होने वाला अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है तो वो है रेलवे। और दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारे देश में रेलवे किसने लाई? हमारे देश में रेलवे लाई अंग्रेजों ने। हम सभी जो जानते हैं क्यों लाई अंग्रेजों ने रेलवे। तो रेलवे लाने का जो मकसद था अंग्रेजों का, तो वो सिर्फ एक ही था, और वो था बिजनेस। जिन अंग्रेजों ने ये रेलवे हमारे देश में लाई, वो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्हें सिर्फ अपना कारोबार, बिजनेस करना था। तो एक ही सिर्फ चीज की वजह से, एक ही मकसद से, लक्ष्य से उन्होंने इस रेलवे को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया, और वो लक्ष्य, वो मकसद था बिजनेस करना। जो ब्रिटेन का साम्राज्य, उसको बहुत ज्यादा फैलाना, मैक्सिमम यहां से ज्यादा माल, रॉ मटेरियल लेके जाना, उन्होंने जो तैयार किया हो माल वो ज्यादा से ज्यादा यहां बेचना। बस इसी के कारण उन्होंने हमारे देश में इस रेलवे को शुरुआत किया। और आपको क्या लगता है, ये जो उन्होंने, जो उनके बंदर थे, पोर्ट्स, यानी बंबई, कलकत्ता और मद्रास,
ये 3 वो पोर्ट्स थे कि जो डायरेक्टली इंग्लैंड से कनेक्टेड थे। तो जो भी भारत से वो माल निचोड़ते, जो कुछ सोना हो, जो कुछ चीजें हो, रॉ मटेरियल हो, वो लेते और इस बंदर से वो अपने देश में लेके जाते। अभी इन तीनों बंदर को, इन तीनों शहर को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया रेलवे के साथ, ताकि भारत के अंदर अंदरूनी जो कुछ इलाके थे वहां से भी उन्होंने अभी रॉ मटेरियल लेना चालू किया। और इसी के कारण ये सभी जो बंदर है, ये बहुत बड़े, हमारे देश के सबसे बड़े शहर ये 3 बने। अगर ये तीनों शहर ऐसा समझे कि सिर्फ बंदर है, सिर्फ पोर्ट्स है और उनको रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो इतने बड़े शहर नहीं होते थे। तो अंग्रेजों ने ये सभी काम, जो कि अभी कलकत्ता सबसे बड़ा रेलवे स्थानक है, बॉम्बे सबसे बड़ा रेलवे स्थानक है, वो इसी के कारण, क्योंकि उनको सिर्फ इसका बिजनेस के लिए उपयोग करना था। और हम लोग, या आपने सुना हुआ कि सबसे पहले ट्रेन चली 1853 में, लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे पहले ट्रेन उससे 21 साल पहले चली। 21 साल पहले 1832 में ब्रिटिशों ने पहली बार हमारे देश में इस ट्रेन को चलाया। और वो ट्रेन लोगों के लिए नहीं थी, वो ट्रेन थी बिजनेस के लिए। वो ट्रेन थी कि उन्हें मद्रास में एक जगह रोड कंस्ट्रक्ट करना था, इसलिए उन्होंने रेड हिल रेलवे, इस रेलवे की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में राजामुद्री में गोदावरी नदी में जो डैम या बांध तैयार करना था, उसके लिए दूसरी रेलवे की शुरुआत की। और उसके बाद रुड़की में जो सब पानी के ऊपर, नदी के ऊपर जो ब्रिज ये तैयार करना था, उसके लिए उन्होंने तीसरी रेलवे शुरू की। अभी इतना सब होने के बाद 20-21 साल के बाद फिर उन्होंने बाय डिफॉल्ट लोगों के लिए उनको ट्रेन शुरुआत करनी पड़ी। वो भी हम लोग समझ सकते हैं कि इकोनॉमी को ही डेवलप करने का एक भाग था। तो सबसे पहले लोगों को लेकर ट्रेन, या पहली पैसेंजर ट्रेन, वो चली बंबई से ठाणे तक। बंबई में बोरीबंदर करके एक एरिया है जिसे विक्टोरिया टर्मिनस या वीटी कहते थे, और आज इसको सीएसटी कहते हैं। तो सीएसटी से निकली पहली ट्रेन जो ठाणे यानी 43 किलोमीटर और लगभग 400 लोगों को लेके ये ट्रेन पहली बार भारत में चली। दोस्तों, इन अंग्रेजों का इस रेलवे के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। बाकी कोई भी चीज, कोई भी दूसरी चीज हमारे देश के लिए, लोगों के लिए इनके मन में नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमने देखा कि ये किसी सरकार ने शुरुआत नहीं की थी, एक प्राइवेट कंपनी थी जो आई थी यहाँ ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के लिए। और उन्होंने फिर वो पूरा कैलकुलेट करके, प्लानिंग करके उन्होंने इस रेलवे को इंट्रोड्यूस किया कि कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल हम लोग भारत के अंदर से लेके आ सकते हैं और अपने देश लेके जा सकते हैं, और कैसे उन्होंने तैयार किया हुआ माल यहाँ लेके आ सकते हैं। अभी देखिए ना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले जो कॉटन, कपास या रुई जो तैयार करने वाले प्रदेश थे, उन प्रदेशों से पहले कनेक्ट किया रेलवे के साथ। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि बॉम्बे कैसे डेवलप हुआ। बॉम्बे, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये जो कापड़ उद्योग है, उसकी वजह से डेवलप हुआ। ब्रिटिश लोग मैक्सिमम जो रुई कपास है वो इस बॉम्बे में लेके आते थे। उसी की वजह से बॉम्बे में बहुत सारी जो कपड़े की मिले वो भी बनी, और उन्होंने देखा कि हर कोई जो प्रदेश है जो ये रुई बनाता हो, उसको अच्छी तरह से रेलवे के साथ कनेक्ट करे। तो अभी महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में बॉम्बे है, और इस महाराष्ट्र में विदर्भ करके एक एरिया है कि जहां ज्यादा से ज्यादा कपास तैयार होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की ऐसी परिस्थिति है कि वहां सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी भी करते हैं। लेकिन आपको सुन के और एक ताज्जुब होगा कि एक जिला जिसमें सबसे ज्यादा किसान खुदकुशी करता है, जिस जिले का नाम है यवतमाल, वो जिला सबसे ज्यादा कपास के लिए और रुई के लिए भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा कपास या रुई वहां तैयार होती है। और अंग्रेज ऐसे थे कि उन्होंने यवतमाल को भी उस दिनों, उस टाइम से रेलवे से कनेक्ट किया है। तो पूरा फोकस था कि किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल वो अपने अंदर से लेके हमारे देश लेके जाए, और वहां वो तैयार करके, वो माल तैयार करके, कपड़ा तैयार करके पूरी दुनिया में वो बेचते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा देश की जो जहां कोई भी क्षेत्र ही नहीं है कि जहां कपास तैयार होता है, रुई तैयार होती है, और वो देश दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा बनाता हो, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 का बिजनेस कर रहा हो, तो ये जब कपास सब कहां से आता था? भारत से।
और ये वो क्या करते थे, भारत से कपास लेते थे, कपड़ा तैयार करते थे और फिर भारत जाके ही बेचते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह ये इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इस रेलवे के तहत किया दोस्तों। और ये रेलवे बिल्कुल ही लोगों के लिए नहीं थी, यानी लोगों के लिए जब इसकी सुविधा शुरुआत हुई तो उसके जो टिकट के उसके जो किराया था वो इतना ज्यादा था क्योंकि नॉर्मल सामान्य लोगों के लिए था ही नहीं। यहां तक कि उनके खुद के लंदन के जो लोग थे वो कहते थे कि हमारे से भी ज्यादा वो भारत के अपने रेलवे के टिकट रखे, इतने किराया और दाम रखा है, जो गलत है। तो ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने ये जो रेलवे लाई वो बिल्कुल लोगों के लिए नहीं थी। लेकिन सबसे बुरा काम या सबसे बुरा अंजाम अगर इस रेलवे का भारत के ऊपर कुछ हुआ होगा तो वो हुआ कि ऐसा भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था। क्योंकि क्या होता था कि रेलवे के पहले ये सभी जो ब्रिटिश लोग थे वो राजा रजवाड़े से मिलते थे, और उन दिनों का ट्रांसपोर्टेशन क्या था, उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ बैलगाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, यही सब कुछ था। तो क्या चल रहा था कि अंग्रेज इन राजा महाराजों के साथ रहते थे, लेकिन गांव की हमारी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो वैसी बरकरार थी। हमारा हर गांव, हर खेड़ा हो, वो अपनी खेती बाड़ी करता था और आत्मनिर्भर था। लोग खा के पी के एक स्वस्थ रहते थे, उसमें इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे रेलवे चालू हुई, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने गांव में जो भी चीज बनती थी, जो भी चीज मिलती थी, वहां उनको नोच लिया और अपने देश लेके गए। यानी दोस्तों अनाज की भी मैं बात करता हूं कि अनाज जैसी चीज जो बहुत जरूरी हमारे लोगों के लिए थी, वो भी उन्होंने छीना और अपने देश में लेके गए। और क्या किया दोस्तों, इस रेलवे के बाद उन्होंने इस तरह से अपने देश का शोषण किया कि रेलवे की इंट्रोडक्शन के बाद कई सारे फेमाइन्स, कई सारे सूखे, अकाल हमारे देश में पड़े, जो कभी भी हमारे देश में देखा ही नहीं था। आपको सुन के ताज्जुब होगा, इस अंग्रेजों ने 240 मिलियन स्टर्लिंग, इतना सारा पैसा लगाया ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाने के लिए। लेकिन ये पूरे अर्थव्यवस्था का जो आधार था खेती, उस खेती के लिए जो जरूरी होता है पानी के इंतजाम के लिए, उस इरिगेशन की सुविधा के लिए उन्होंने 10% भी पैसा नहीं खर्च किया। तो इतना उन्होंने उसकी तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ देखा कि किस तरह से हम लोग ये ट्रेन ज्यादा से ज्यादा मुल्कों में लेके जा सकते हैं, कैसे उनको ज्यादा निचोड़ सकते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो इतना हरा भरा देश, दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी का देश, पूरी तरह से कंगाल किया इस अंग्रेजों ने। और अगर आप देख सकते हैं तो उसके बाद इस तरह से सूखा हुआ। एक तो ऐसा अकाल, ऐसा सूखा पड़ा जिसको कहते हैं ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876। 1877 में 3 साल तक वो सूखा चला, 3 साल तक वो अकाल चला। पूरी दुनिया ने ऐसा अकाल देखा नहीं। इतना बड़ा अकाल हमारे देश में हुआ। 60 लाख से तो वो नॉर्मली लिखते हैं कि 60 लाख से ज्यादा लोग मरे, लेकिन अगर उसकी तस्वीरें अगर आप देखोगे तो आप दहल जाओगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने इसको, हमारे देश को लूटा। और ये सभी इन्होंने इस रेलवे एक बहुत अच्छा उनको एक टूल मिल गया कि जिनके जरिए ये सब किया। उन्होंने क्या किया, उनके 2 पीरियड है। एक पीरियड था जब से इंट्रोडक्शन हुआ इस रेलवे का, तब से लेके 1920 तक। 1920 तक उन्होंने सिर्फ अपना नेटवर्क बहुत बढ़ाया और 1920 के बाद उन्होंने फिर उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, ऐसा सब किया। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 1857 के उठाव के बाद ये सभी जो उनका प्रशासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के वो चला गया इंग्लैंड के रानी के पास, क्योंकि 1857 के बाद पहली आजादी की जंग हुई थी। तो फिर ये जो उनकी ओनरशिप थी रेलवे की भी, वो जो प्राइवेट थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी चली गई सरकार के पास, और इस तरह से रेलवे बन गई सरकारी रेलवे। इस रेलवे की बहुत अच्छी जबरदस्त हिस्ट्री है, इतिहास है दोस्तों। अगर रेलवे की मैं व्याख्या दूं, डेफिनेशन आपको बताऊं, तो रेलवे यानी क्या? रेलवे यानी पटरी के ऊपर चलने वाली गाड़ी। ओके, तो ऐसी पटरी के ऊपर चलने वाली गाड़ी दुनिया में कब बनी? तो दुनिया में सबसे पहले पटरी के ऊपर चलने वाली गाड़ी
बनाई गई ईस्वी सन पूर्व 600 साल पहले। तो ईस्वी सन पूर्व 600 साल पहले ग्रीस देश में अगर आप देखोगे तो वहां ऐसी पटरी है, वो वहां उससे गाड़ी जाती थी और उसको चलाते कौन थे? तो वहां के एनिमल्स, तो वहां गाड़ी घोड़े हो सकते हैं, दूसरे कोई एनिमल्स हो सकते हैं, वो उसको चलाते थे। उसके बाद एक ऐसी गाड़ी बनी, रेलवे बनी, कि जहां रेलवे का एक डिब्बा नहीं था तो कई सारे डिब्बे लगाए गए पहली बार 1550 में। और वो जो डिब्बे लगाए गए थे उसको, वो भी चल रहे थे पटरी के ऊपर। और उसको कौन खींच रहा था? तो खींच रहे थे वहां तब के घोड़े, वहां के एनिमल्स, और उन्हें कहते हैं हम लोग वैगन वेज, जो जर्मनी की शुरुआत हुई। और उसके बाद पहली बार 1700 के बाद में इस गाड़ी में लोग बैठने शुरू हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राम। तो दोस्तों एक बात तो आप समझिए कि रेलवे की भी जो शुरुआत, जो रेलवे की कंसेप्ट है, संकल्पना है, वो इसी के लिए शुरू हुई कि कैसे बेहतर से बेहतर हम लोग ये बिजनेस जो एक्टिविटी है, यानी सामान को लेके जाना, इस चीज के लिए भी रेलवे की शुरुआत हुई। लोग बाद में बैठने लगे इसमें 1700 में। पहली ट्राम जो हम लोग देख सकते हैं यूरोप में शुरुआत हुई 1700 में, और लेकिन उसको चला कौन रहे थे? वही घोड़े चला रहे थे। उसके बाद पहली बार इन घोड़ों को रिप्लेस किया, वो थी बिजली। दोस्तों दुनिया में सबसे पहली जो ऊर्जा है वो शुरुआत हुई बिजली से, यानी कमर्शियल लेवल की बात कर रहा हूं। तो कमर्शियली बिजली की शुरुआत हुई। बेंजामिन फ्रैंकलिन करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1752 में प्रॉपरली बिजली की शुरुआत की, और इसी बिजली से फिर ये पहली रेलवे गाड़ी चली, जिसे हम लोग ट्राम भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा है कि दुनिया में सबसे पहली कार भी, जो 4 व्हीलर कार, वो भी चली थी बिजली के ऊपर। और फिर आ गया अपना स्टीम, बाफ का इंजन। बाफ का तो लोग बहुत साल से पहले जानते थे कि बाफ के अंदर शक्ति है, वो सब ठीक है। लेकिन वाप के ऊपर चलने वाला इंजन अगर किसने बनाया होगा पहले, तो जेम्स वाट। उसने 1764 से लेकर 1786 तक ये पूरे पीरियड में एक अच्छे इंजन बनाया, और फिर ये सभी जो रेलवे गाड़ी है वो चल पड़ी इस वाप के इंजन के ऊपर। अरे वाप कैसे तैयार होती है? तो इसी इंजन में वो कोयला होता है, उस कोयले को जलाते हैं और वाफ को तैयार करते हैं। और ऑफ कोर्स हियर कम्स द ग्रेट ग्रेट क्रूड ऑयल। बाद में शुरुआत हुई क्रूड ऑयल की। सबसे पहले क्रूड ऑयल, आई मीन देखा तो गया बहुत साल पहले ही, लेकिन सबसे पहले बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल देखा गया 1847 में। और जो मॉडर्न तरीके से, जो मॉडर्न रिफाइनरी है, जैसे वो हम क्रूड ऑयल निकलते हैं और उससे निकालते हैं और उससे फ्यूल बनाते हैं, वो मॉडर्न रिफाइनरी पहली बार बनाई गई 1857 में। और उसके बाद ये सभी जो रेलवे है, सभी जो इंजिन है, वो चलने लगे डीजल के ऊपर। दोस्तों दुनिया में अलग अलग तरह के रेलवेज, और ये अलग अलग तरह के रेलवेज किसके आधार पर इनके अलग अलग प्रकार है? तो पहला आधार है टेक्नोलॉजी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी की जिसके आधार पर ये सब रेलवे चलती है? लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी, ये रेलवे का उपयोग आप किसके लिए कर रहे हैं। इसका मतलब है अप्लाइड टेक्नोलॉजी। ये जो रेलवे है, ये रेलवे आप किस किस मकसद से चला रहे हो, उसके ऊपर से रेलवे के बहुत सारे प्रकार है। सबसे पहले हेवी रेल। हेवी रेल यानी क्या? कि ऐसी रेल की जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, जिससे हम लोग सफर करते हैं देर दूर तक, जिससे हम लोग सामान यहां से वहां लेके जाते हैं, और जो प्रॉपर बड़ी, जो जोरदार ऐसी जो हेवी रेल होती है, जिसे हम लोग हेवी रेल कहते हैं। और दूसरी ऐसी रेलवे जो इतनी स्ट्रांग नहीं बनी होती, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, वो भी शहरों में, शहरों के आजू बाजू के लिए होता है, उन सभी ट्रेनों को कहा जाता है लाइट रेल। अभी ये जो होती है लाइट रेल, ये अभी नॉर्मली जो हम लोग लोकल, हमारे मेट्रो, ये सब जो देखते हैं, मेनो रेल, ये सभी चीजें आती है लाइट रेल में। इसके अलावा है एक इंटरसिटी रेल, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। अभी इंटरसिटी रेल ने ऐसी रेलवे जो दो शहरों के बीच में चलती है, और वे दो शहरों के बीच में जो अंतर है वो ज्यादा नहीं होता, 200 किलोमीटर तक होता है। अभी दिल्ली से लेके बरेली है, या मुंबई से लेके पूना, ऐसे कई सारी ट्रेनें चलती हैं। हर चीज, आई मीन कलकत्ता हो, बैंगलोर हो, तो ये सभी जो रेलवे है उनको इंटरसिटी रेल कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इज हाई स्पीड रेल। ऐसी रेलवे जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा तेज चलती है, उसको हाई स्पीड रेल कहते हैं। हेरिटेज रेल,
ऐसी रेलवे कि जो सिर्फ हम लोगों ने अपने एक धरोहर है, अपनी एक संस्कृति है या अपने कल्चर है, उसके हिसाब से हमने ऐसे ही अभी तक उसको चला रहे हैं हेरिटेज करके, तो उसे हम लोग हेरिटेज रेल कहते हैं। और भारतीयों का रेलवे के ऊपर इतना प्यार है कि कई सारी हेरिटेज रेलवे आज अपने देश में चल रही है। उसके आगे है मोनोरेल। मोनोरेल है ना, आप देख सकते हैं कि उसका जो ट्रैक होता है, वो जो पटरी होती है, वो पटरी दो अलग नहीं होती, तो एक ही ऐसे सिंगल पटरी होती है जिसके ऊपर वो ट्रेन चलती है, और ये अभी हमारे देश में मुंबई में उपलब्ध है। नेक्स्ट है रैक रेलवेज। अभी रैक रेलवेज यानी क्या, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो पटरी के बीच में और एक पटरी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि ये रैक रेलवेज यानी ऐसी जगह पे इसका उपयोग होता है कि जो बहुत तीव्र उतार के है, स्टीप, जैसे कोई पहाड़ से अगर रेलवे नीचे आ रही है तो हो सकता है कि वो बहुत जोर से नीचे आए और एक्सीडेंट हो जाए, तो वो धीरे धीरे आए और वो प्रॉपर जमीन से लग के रहे, इसलिए रैक रेलवे होती है, जिसके अंदर बीच में जो पहिया होता है, यानी दो पटरी के बीच में और एक जो पटरी होती है, वो पटरी और उसके जो इंजन होते हैं उसके साथ वो कनेक्टेड रहती है और ट्रेन को हमेशा सुरक्षित रखती है। नेक्स्ट है टूरिस्ट रेलवे। दोस्तों शायद आपको पता नहीं, लेकिन दुनिया के सबसे आलीशान, सबसे लग्जरियस, सबसे जबरदस्त ऐसी रेलवे, ऐसे टूरिस्ट रेलवे अगर कहीं है तो वो अपने भारत में। दोस्तों भारत में कुछ ऐसी रेलवे है कि जो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के लिए चलाई जाती है, जिसमें डेक्कन ओडिसी है, जिसमें पैलेस ऑन व्हील्स है, जिसमें अभी महापरिनिर्वाण, ऐसे रेलवे, ऐसे 7 तरह की रेलवे है, और इसके जो भाड़े हैं वो बहुत ज्यादा है, लाखों की तादाद में है। और आप देखोगे तो ये बहुत हमेशा मैक्सिमम टाइम फुल होती है, और मैक्सिमम फॉरेनर्स भारत में ये सिर्फ टूरिस्ट रेलवे के लिए आते हैं। इसके आगे है अर्बन रेल ट्रांजिट, यानी शहरों में सिर्फ लोगों की यातायात के लिए जो लोकल ट्रेन, जो लाइट रेल जो काम करती है, उसे अर्बन रेल ट्रांजिट ऐसा नाम दिया गया है। और इसमें अर्बन रेल ट्रांजिट में ये सभी आते हैं, जो लोकल भी आती है, मेट्रो भी आते हैं, मोनोरेल भी आती है। इसके अलावा और एक ट्रांजिट रेल है, अभी इसको रैपिड ट्रांजिट रेल कहते हैं। अभी ये रेल लाइने क्या होती है, ये रेल लाइने समझिए कि एक सपोर्टिव सिस्टम रहती है। नॉर्मल जो एक व्यवस्था होती है, जो नॉर्मल ट्रेन होती है, बाकी कुछ चीजें होती है, उसको सिर्फ एक सपोर्टिंग करके ये रैपिड ट्रांजिट रेल इसको कहते हैं, कि जो बहुत फास्ट रैपिडली लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। अभी इसका एग्जांपल दिल्ली में, अभी दिल्ली में अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलोगे बाहर, तो वहां ये रैपिड ट्रांजिट रेल रहती है। तो जैसे आप एयरपोर्ट से निकले तो आपको इस ट्रेन में पकड़ जाना है, और वहां से फिर वो ट्रेन इमीडिएटली आपको जो मेन वहां का मेट्रो है, बाकी के चीजें है, स्थानक है, वहां आपको लेके जाती है। उसके अलावा और एक है एलिवेटेड रेलवे जिसे कहते हैं। अभी एलिवेटेड रेलवे जाने क्या, तो जैसे दोस्तों हमारे यहाँ रास्ते होते हैं, सड़कें होती है, तो सड़कें के ऊपर कुछ हम लोग ब्रिज बनाते हैं और वहां से ऊपर से गाड़ियां चलती है, वैसे ही सेम है। तो ये जो ब्रिज बनता है ये ट्रेन के लिए बनता है, तो ऐसी ब्रिज के ऊपर जो चलने वाली ट्रेन है, जो रेलवे, उसे एलिवेटेड रेलवे कहते हैं। अभी ये ट्रेनें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जहां जहां मेट्रो है, मैक्सिमम मेट्रो ये अभी एलिवेटेड रेलवेज है। इसके अलावा है केबल रेलवे। केबल रेलवे यानी ऐसी रेलवे की जो केबल के ऑफकोर्स पटरी पे रहती है, लेकिन उसके साथ केबल भी होती है जो उनको खींचती है। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे धार्मिक क्षेत्र है जो पहाड़ों के ऊपर है, तो उनको वहां जैसे जाना हो तो इस रेलवे बहुत सारी जगह पे अभी शुरुआत हुई है। इसके अलावा है ट्रामवे। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ कलकत्ता में आज भी ट्रामवे चलती है, और दुनिया में कई सारी जगह पे ट्रामवे चालू है। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवे। कुछ हमारे ऐसी रेलवे है जिसे जो हेरिटेज रेलवेज है, जो पहाड़ों के ऊपर चलती है, लेकिन ऐसे ट्राम है उसके जैसे नहीं चलती, तो ऐसे धीरे धीरे करके अपनी चलती है, नैरो गेज रहती है। ऐसे कई सारे हेरिटेज रेलवे हमारे देश में है, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ऐसी जगह पे सब ट्रेन। तो चलिए अभी इसके बाद आते हैं हमारे देश के रेलवे के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश का जो भी आर्थिक विकास हम लोग कर रहे हैं, हो रहा है, अभी तक हुआ है, इस सब में हमारे इस रेलवे का बहुत 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 ज्यादा योगदान है। हाँ दोस्तों, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र, जितना भी बिजनेस के सेंटर्स अगर आप जो देख रहे हैं, दे आर वेरी गुड, वेरी वेल कनेक्टेड विथ रेलवेज।
और ये रेलवे ही जिम्मेदार है कि जिसकी वजह से हम लोग इतने फास्ट प्रगति कर सकते हैं। जो भी सेंटर आज की तारीख में आप अपने राज्य में देख रहे हो, आजू बाजू देख रहे हैं, ये उस सभी चीजों में अपने रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि एक तो क्या करती है रेलवे, तो बहुत फास्ट किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है, बहुत बड़ी मात्रा में लेके जा सकती है। बिकॉज जितनी क्वांटिटी रेलवे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है, तो वो क्षमता किसी में भी नहीं, ना रोड में है, ना हवाई ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन में है। तो ट्रेन एक काम करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं कि हमारा इतने विशाल देश में अलग अलग चीजें बनती है, अलग अलग जगह पे बनती है, तो वो सभी चीजों को एक जगह लाके उनकी प्राइस की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो रेलवे के कारण आती है। इसके अलावा हमारे यहाँ अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स है, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो सभी एक जगह है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ सिर्फ ऑयल स्टील इंडस्ट्री है, कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ केमिकल ज्यादा बनते हैं, कुछ ऐसी जगह कि जहाँ फर्टिलाइजर ज्यादा बनते हैं। तो ये सभी चीज जहां जहां बनते हैं, वहां से लेके जो मार्केट तक लेके जाने का काम है, वो सबसे अच्छा काम हमारी रेलवे करती है। और ऑफ कोर्स जहां रेलवे है, जहां बिजनेस डेवलपमेंट है, औद्योगिक केंद्र की शुरुआत है, वहां ज्यादा लोग बसते हैं, बड़े बड़े शहरों का निर्माण होता है, और ऐसे ऐसे जगह जहां ज्यादा लोग बैठते हैं, ऑफ कोर्स वहां फिर आती है राजनीति। तो हमारे ये सभी सेंटर्स जो आज की तारीख में महत्वपूर्ण औद्योगिक सेंटर्स है, वो हमारे यहाँ राजनीति के भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बनते हैं। तो अगर रेलवे की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी जो रेलवे है उसमें भारत का स्थान है चौथा। दुनिया में सबसे बड़ी चौथी रेल यानी भारतीय रेल है। हाँ दोस्तों, सबसे पहली है अमेरिका का, दूसरा है चाइना, तीसरा है रशिया, और चौथे है हम। चौथे क्रमांक पर है भारतीय रेलवे। हमारी रेलवे की जो पूरे जो रूट है वो 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो हमेशा कहते हैं कि ये अमेरिका नहीं है जिन्होंने रोड्स बनाए, ये रोड्स है, अच्छे रोड्स की जिन्होंने इतनी बलशाली, इतना विशाल अमेरिका बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ रोड के बारे में नहीं, ये ट्रेन के बारे में भी सही है। क्योंकि वहां अगर आप देखोगे ट्रेन की लंबाई कितनी है, रूट कितने हैं, तो अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ कितने 67,000, रशिया के कितने हैं तो 80,000 किलोमीटर रूट है, चाइना के देखोगे तो 1,00,000 किलोमीटर रूट है, और अमेरिका के इस चाइना के भी 2.5 गुना ज्यादा, यानी 2.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा रूट है। तो जो भी औद्योगिक केंद्र, जो भी उनका जो विकास हुआ है, जो बिजनेस डेवलपमेंट हुआ है, उसमें बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा योगदान इस रेलवे का है। अभी बताइए रेलवे कितनी फास्ट 300 किलोमीटर की रफ्तार से कोई गाड़ी चल सकती है क्या? इतने सारे लोगों को लेके, इतने सारा सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह फास्ट लेके जाने के लिए सिर्फ ये रेलवे है जिन्होंने अमेरिका को बनाया, और कोई जिसने किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, और हमारे देश की इकोनॉमी को भी वो आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, हमारे यहाँ इसमें से लगभग 36% से ज्यादा मल्टीपल ट्रैक है, यानी 2 या 3 ऐसी पटरियां है, और बाकी के अगर बचे हुए आप देखोगे जहां सिर्फ एक सिंगल ट्रैक होता है। तो ऐसे टोटल जो हमारा ट्रैक है वो 1,26,367 इतना है। हमारे देश में 7,325 इतने अलग अलग तरह के स्टेशन है, और भारतीय रेलवे ये हमारे भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार निर्मित करने वाला या रोजगार देने वाला इंस्टीट्यूशन है। हमारे यहाँ, हमारे इस भारतीय रेलवे में 14 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। तो सोचते कि 14 लाख परिवार को आज रोजी रोटी दे रही है रेलवे। और दुनिया में अगर देखेंगे तो दुनिया में इसका 8वां नंबर है। लेकिन दुनिया में 8वां नंबर इसके आगे कौन है? तो बहुत सारे देशों के मिलिट्री है, उसके बाद रेलवे का नंबर है। और आप सोच नहीं सकते 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 800 करोड़, हमारे आबादी है तो 140 करोड़, लेकिन 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर साल इस ट्रेन में सफर करते हैं। और पिछले साल का अगर आप देखोगे तो 808 करोड़ 60 लाख इतने सारे लोगों ने सफर किया। और उसका अगर आप अंदाज करोगे, कैलकुलेशन, तो हर दिन हमारे यहाँ रेलवे में 2 करोड़ 21 लाख लोग
सफर करते हैं। और अगर माल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इस ट्रेन के जरिए लगभग 120 करोड़ 80 लाख टन इतने सारे माल की वाहतूक हम लोगों ने की, भारतीय रेलवे ने की। अभी ये जो रेलवे है, इसकी जो ट्रैक है उसके हिसाब से 3 तरह के ट्रैक्स है। सबसे पहले जो ट्रैक है उसे कहते हैं ब्रॉड गेज, यानी 2 पटरी के बीच में जो अंतर है वो अंतर होता है 1 मीटर से ज्यादा, 1.676 मीटर, 1676 मिलीमीटर। हमारे देश में जितने भी ट्रैक बने हुए हैं उसमें से 94% और 94.10% इतने सभी ब्रॉड गेज के हैं। इसके अलावा है मीटर गेज। मीटर गेज यानी 2 पटरी के बीच में जो अंतर है वो होता है 1 मीटर का, यानी 1000 मिलीमीटर का। और हमारे देश में लगभग 4.21% ये सभी ट्रैक इसमें मीटर गेज में आते हैं। और नेक्स्ट है जो नैरो गेज, यानी 1 मीटर से कम। तो 1 मीटर से कम यानी 2 फीट के हो सकते हैं या 2 फीट 6 इंच के हो सकते हैं। तो दोनों अलग अलग तरह के नैरो गेज है। और हमारे देश में आज की तारीख में लगभग 2.5% जो भी ट्रैक है वो इस तरह के है। दोस्तों, भारत में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, यानी पूरी दुनिया में शायद हमारा नंबर 1 है इसमें, कि 80% जो हमारे ब्रॉड गेज है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन उसका हुआ है। हमारे पास 2,93,000 फ्रेट वेगन्स है, यानी ऐसे डब्बे, मालगाड़ी के डब्बे हैं जो माल यहां से वहां लेके जाते हैं। और लगभग 76,000 से भी ज्यादा हमारे पास पैसेंजर वेगन्स है, यानी ऐसे डब्बे जो यात्री के लिए बने हैं। हमारे देश में कुल 12,729 इतने इंजिन है। और हमारा देश उन देशों में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय रेलवे भी चलाता। हाँ दोस्तों, 3 देशों के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय रेलवे है, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान की रेल अभी 2019 के बाद अभी नहीं चल रही है, तो फिलहाल बंद है। लेकिन नेपाल के साथ हमारी 2 ट्रेनें हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी एक ट्रेन है जो चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। तो इस तरह से हमारे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेंसिटी अगर आप देखोगे तो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे यहाँ 9.76 किलोमीटर इतना रेल का ट्रैक है। और अगर एरिया के हिसाब से देखोगे तो 100 किलोमीटर एरिया में लगभग 3.59 इतने किलोमीटर का हमारे पास रेलवे का नेटवर्क है। इस भारतीय रेलवे को तैयार होने की कुछ अलग अलग फेजेस है जिसके तहत हम लोगों ने इसको ग्रो किया है। तो सबसे पहला जो फेज है जिसमें हमारा भारतीय रेल इतना बड़ा हुआ है, तो सबसे पहला फेज तो प्योर एंड प्योर इंडस्ट्रियल था। तो पहले जो 21 साल जो चले उसमें तो लोहे सिर्फ और सिर्फ चलाई जा रही थी बिजनेस के लिए, जो अंग्रेजों ने, जो 1832 से लेके 1853 तक होना चाहिए, 53, और 1853 से लेके 1924 तक अगर आप देखोगे तो उसमें अंग्रेजों ने क्या किया, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन, और ऑफ कोर्स पैसेंजर रेलों को भी लाया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन का ये फेज। उसके बाद 1924 से लेके आजादी मिलने तक, यानी 1925 के से लेके 1951 तक अगर आप देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें हुआ और फर्दर एक्सपांशन होता गया। जब ये रेलवे हमारे पास, यानी हमारे देश में आजाद होने के बाद जब हमने इसको संभाला, तब आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाया। हमारे देश में फिर इसको हमने अलग अलग जोन किए। तो आप देख सकते हैं कि मध्य रेलवे है, पूर्व रेलवे है, पश्चिम रेलवे है, मध्य पूर्व, ऐसा सब कुछ है। हमारे देश में कुल 19 ऐसे जोन हैं जो इस रेल के अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय है और 70 मंडल है। दोस्तों, भारत में इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे एक ऐसी संस्था है कि जिसका अलग बजट इतने सालों से होता था, लेकिन अभी 2017 के बाद ये अभी बजट नहीं होता। ये बजट दोनों एक हो रहे हैं नॉर्मल, नहीं तो ये पूरी जो चीज थी, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अपना रेलवे। और 1984 के बाद अगर आप देखोगे तो 1984 के बाद इस रेलवे ने जो फोकस किया है वो बढ़ रही है, जो आबादी थी शहरों में उसके ऊपर फोकस किया। तो मैक्सिमम देखोगे कि जो मेट्रो शुरुआत हुई, जो लोकली शुरुआत हुई रिसेंटली, वो 84 के बाद वो सब डेवलपमेंट हुई। इस इंडियन रेलवे का इनकी जो आमदनी है वो आती, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत बहुत
एक्साइटिंग है। मैं आपको बोलूं कि ज्यादा आमदनी हमको जब लगता है, नॉर्मल लोगों को क्या लगता है, कितने सारे लोग इसमें यहाँ से वहां जाते हैं, सफर करते हैं, तो मैक्सिमम जो पैसे रेलवे को मिलते होंगे वो इस लोगों के सफर से मिलते होंगे। लेकिन दोस्तों ये गलत है। जो लोग हम देखते हैं, जो लोग यात्री देखते हैं यहाँ से वहां सफर करते हैं ट्रेनों से, उनसे जो आमदनी रेलवे को आती है वो सिर्फ 1/4 है, वो सिर्फ 26% है। बाकी की 74% जो आमदनी है रेलवे की वो आती है बिजनेस से। हाँ, और उस 74% का पहले जो 61% है वो आता है ये माल वाहतुक से, सामान यहां से वहां लेके जाना जो है ट्रांसपोर्टेशन, उससे आती है 61%। 13% आती है बाकी की चीजों से, जैसे पार्सल, कुरियर, कोचिंग सर्विस, इन सब चीजों से। और ये जो फ्रेट है, ये जो सामान लेके जाते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो वाहतुक होती है वो होती है अपनी कोयले की। 43% जितना भी रेवेन्यू, जितनी भी आमदनी रेलवे की है, उसमें से 43% आती है कोयले से। सीमेंट से आती है 8%, फूड ग्रेन यानी हमारे अनाज वगैरह उससे आती है 7%, स्टील और आयरन से आती है 7%, और बाकी की बची हुई। दोस्तों जो पैसेंजर है, जो लोगों के कारण जो मुनाफा या जो आमदनी लोग रेलवे को मिलती है, वो भी दो तरह की होती है। दो तरह की ट्रेनें हमारे यहाँ होती है, पूरी दुनिया में इसका ऐसा वर्गीकरण है। पहले बोलते हैं सबर्बन ट्रैफिक। सबर्बन यानी क्या, तो किसी जगह से अगर 150 किलोमीटर के अंदर अगर कोई ट्रेन चलती है, रेलवे चलती है, तो उसे कहते हैं सबर्बन ट्रैफिक। और 150 किलोमीटर से लंबी जो चलती है ट्रेनें, उसे कहते हैं नॉन सबर्बन ट्रैफिक। तो सबर्बन में क्या आता है, सबर्बन में सब कुछ आता है। सबर्बन में अपनी लोकल आती है, अपनी लोकल, मोनोरेल, मेट्रो, ये सभी तरह के जो मैक्सिमम जो लोग आप दिखते हैं ना वो आते हैं। और बाकी नॉन सबर्बन में ये सब ये जो दूर के अंतर वाली जो ट्रेनें होती है वो आती है। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 90% जो इनकम है, 90% जो आमदनी उनको लोगों से मिलती है ना, 90% उनको मिलती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से, छोटे सबर्बन ट्रेन से नहीं। और जो नॉन सबर्बन इनकम है, जो 90% इनकम है जो दूर की ट्रेनों से मिलता है, 67% जो आता है वो नॉर्मल हमारी जनता से, यानी सिंपल अपना जो स्लीपर कोच रहता है ना, उससे सबसे ज्यादा इनकम रेलवे को मिलता है। और बचा हुआ जो 32% है वो आता है स्लीपर, यानी कौन सा स्लीपर, सेकंड एसी, 3 टायर एसी जो होता है ना, उससे ही आता है। तो सभी जो नॉर्मल जो इनकम है रेलवे का, वो सामान्य जो हमारे नागरिक है उनसे ही आता है। सिर्फ 1% ऐसा इनकम है जो फर्स्ट क्लास एसी से आता है। लेकिन हमारे देश में ना रेलवे को लेके लोग बहुत ही ज्यादा उससे इमोशनली कनेक्टेड है। हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे देश, बाकी के देश के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन हमारे देश में रेलवे को लेके लोग बहुत ही ज्यादा, जैसा मंगेश शेलर साहब ने कहा कि हम लोग बचपन से बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं रेलवे के लिए, लेकिन हम लोग इमोशनली कनेक्टेड भी होते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए ना, अभी कई सारे से इंटरसिटी एक्सप्रेस है, लोकल है, कितने सारे करोड़ों लोग उसमें हर दिन यात्रा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो रहते एक शहर में है और काम करते हैं दूसरे शहर में। बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि वो जो लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा समय उनका इन ट्रेवलिंग में जाता है। ओके, तो उनकी इतनी अच्छी दोस्ती, वो जो आने वाले जाने वाले लोग होते हैं वो उनकी फैमिली बन जाती है। ये ट्रेन उनका घर बन जाता है। इतनी अच्छी तरह से, इतनी इमोशनली वो कनेक्टेड होते हैं कि कई सारे लोग अपनी दिवाली वहां मनाते हैं, ईद वहां मनाते हैं, क्रिसमस वहां मनाते हैं। अगर रोजा आपको खोलना है तो रोजा खोलते हैं ट्रेन में। यानी पूरी ट्रेन इस तरह से सोशली हमारे सभी लोगों से कनेक्टेड है। यहां तक के अभी आप देखोगे ना, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी चीज हो, वो सेलिब्रेट करते हैं ट्रेन में। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो उन्होंने सजावट की है, ये सब डेकोरेशन किसी ट्रेन ने पैसे नहीं दिए हैं, तो लोगों ने अपने आप से ये सब किया है। कोई भी त्योहार हो तो वो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। यहां तक के अपनी गाड़ियों के वो बर्थडेज सेलिब्रेट करते हैं। अभी देखो, साउथ की तेलंगाना से लेके डेक्कन क्वीन से लेके नॉर्थ की कई सारी ऐसी ट्रेन है कि जहां लोग इतनी अच्छी तरह से इनसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। और यही चीज है कि हम लोग इतनी इमोशनली कनेक्टेड है रेलवे से, कि हमने अभी तक वो रेलवे जो सैकड़ों साल से पहले भी चलती थी, वो आज भी हम लोग चला रहे हैं,
उसको उतना ही प्यार कर रहे हैं, और इसलिए शायद ज्यादा से ज्यादा हेरिटेज रेलवे भी भारत में है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेलवे का रीजनल डेवलपमेंट में क्या असर होता है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ कि किस तरह से रेलवे आने के बाद कोई भी क्षेत्र डेवलप होता है, और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे एक ऐसा रेलवे है कि जो ऑलमोस्ट 756 किलोमीटर इतनी चलती है, जो अपने देश में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक इन 3 राज्यों को जोड़ती है। लेकिन जब से ये कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले तो ये ऐसा पूरा जो क्षेत्र था वो बहुत डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा ब्रिजेस जो ये सभी आई मीन, और इतना टेक्निकली डिफिकल्ट है ये इस रेलवे को बनाना। लेकिन सबसे ज्यादा बोगदे, सबसे ज्यादा ब्रिजेस इसमें है। लेकिन इसकी वजह से जब से ट्रेन आई है, गोवा का पर्यटन का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा है, कर्नाटक का कारवार, ये सब कुछ बहुत बेहतर डेवलप हो रहा है। महाराष्ट्र का जो निचला जो कोंकण एरिया है, बाकी की जो चीजें है, उसका भी पर्यटन बेहतर हुआ है, बिजनेसेस बहुत बेहतर हुआ है। ये फर्क होता है एक रेलवे से। और फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत की इकोनॉमी अभी बहुत फास्ट ग्रो करने वाली है, हमें अपने देश को तरक्की की ओर लेके जाना है, बहुत फास्ट लेके जाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है रेलवे। तो भारत सरकार ने भी अभी इसको लेके बहुत ज्यादा सीरियसली और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के प्लान, और सिर्फ प्लान ही नहीं, बहुत ज्यादा लेवल पे अपनी भारत सरकार रेलवे के ऊपर काम कर रही है। भारत सरकार ऑलमोस्ट 54 लाख करोड़ यानी $710 बिलियन 2030 तक हम लोग खर्च कर रहे हैं इस भारतीय रेलवे के ऊपर। आपको पता है $710 बिलियन यानी 54 लाख करोड़ कितने होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, तो इतना सादा अभी ये सभी चीजों को मॉडर्नाइज करने के ऊपर हम लोग खर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ऐसे सभी एरियाज जो अभी तक रेलवे से कनेक्टेड नहीं है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो नए नए रूट्स अभी रेलवे के शुरू हो रहे हैं, उसका काम चल रहा है। कुछ ऐसे रूट्स है कि जिसको आप सोच नहीं सकते। अभी क्या आप सोच सकते हैं कि जम्मू और श्रीनगर ये 2 शहरों में भी मेट्रो शुरू हो रही है? हाँ, और सिर्फ शुरू हो रही है, उसकी प्लानिंग डीपीआर तो पूरा हो गया, अभी उनको इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन भी बहुत फास्ट जोरों शोरों से चल रहा है। उसके अलावा डेडिकेटेड सिर्फ सामान के लिए, बिजनेस के लिए, सामान वाहतुक के लिए ऐसे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ऐसे रेलवे के नए नए ट्रैक बन रहे हैं जो हमारे देश के जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आई मीन एम्बिशियस अगर कोई प्लान है तो वो है डायमंड क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, गोल्डन क्वाड्रेंगल। गोल्डन क्वाड्रेंगल यानी क्या कि सभी जो मेन हमारे 4 सिटी है, जो मेट्रो सिटी है, उसको एक्सप्रेसवे से जोड़ना, यानी रोड से जोड़ना। वैसे ही हमारे 5 ऐसे शहर जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उसको एकदम हाई स्पीड रेलवे, यानी वो रेलवे सिर्फ लोगों के लिए नहीं, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए भी, इस बिजनेस के लिए हाई स्पीड से जोड़ना, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम हमारी सरकार अभी कर रही है, जिसका नाम है डायमंड क्वाड्रिलेटरल। और इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता से के साथ बीच में जो नागपुर है वो भी कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं कि कितना सारा किलोमीटर है, और उसके बीच में 2 बड़े शहरों के बीच में कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज है, उससे भी ये रेल जाने वाली है, और पूरा जो इंडस्ट्रीज को लगता है सामान वो लेके जाने वाली है। आज के अभी के जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स है उसको भी हम अभी हमारी सरकार हाई स्पीड पैसेंजर, हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर ये सब कर रहे हैं, और इन ट्रेन को बहुत जल्द अपग्रेड कर रहे हैं। जो नॉर्मल जो पैसेंजर और बाकी की ट्रेनें उसको भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं सेमी हाई स्पीड रेल के साथ। और एक नई चीज है, यानी जियो स्ट्रेटेजिक रेल्स। दोस्तों, हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी कई नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, ऐसे ट्रैक कि जो समय पड़ने पर हमारे जवान बहुत जल्दी वहां तक पहुंच सके। तो हमारे बाजू वाले, हमारे जो बाकी के देश है जो जिसके बारे में आपको पता है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल, तो इनको लगभग 14 नए रूट्स जो सिर्फ और सिर्फ हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे देश के लिए हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा कई सारे जगह पे डबल ट्रैक अभी हम लोग डाल रहे हैं, कि हमने देखा कि 36% सिर्फ डबल ट्रैक है और बाकी के सिंगल ट्रैक है, तो उसको अभी हम लोग सब डबल ट्रैक कर रहे हैं।
उसके अलावा कई सारे स्टेशन है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, रीडेवलप कर रहे हैं, जहां यात्रियों के लिए ज्यादा अच्छी सुविधा है, सेफ्टी के ज्यादा मेजर्स है, ये सब कुछ इसमें है। पूरे ट्रैक का जितने भी हमारे ट्रैक है वो सभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भारत सरकार कर रही है। उसके अलावा ये सभी जो मीटर गेज है या छोटे नैरो गेज है उस सभी को हम ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रैक रिन्यूअल, बहुत सारे ऐसे रूट्स है कि जो अंग्रेजों ने डाले हुए हैं, अभी उसको पूरी तरह से 100% हम रिप्लेस कर रहे हैं नए ट्रैक के साथ। और यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत बेहतर से बेहतर हम लोग सेफ्टी भी लेके आ रहे हैं। ऐसी सिस्टम्स, अद्ययावत जो सिस्टम है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी इस नए भारतीय रेलवे में। दोस्तों, अभी इस रेलवे का एक बहुत ही संबंध, बहुत ही गहरा नाता, रिश्ता होने वाला है एमसीएल के साथ। हाँ, जिस विजन और मिशन को लेके हमारा सभी परिवार, एमसीएल परिवार अभी काम कर रहा है, उस मिशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है इंडियन रेलवे। और इन दोनों के साथ, रेलवे के साथ हम लोग बहुत बेटर काम अभी आने वाले दिनों में करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर काम क्या है। एमसीएल कौन सी कंपनी है? बेसिक, तो बेसिक हम लोग है ऑयल एंड गैस कंपनी, हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस कंपनी। तो इस ऑयल एंड गैस, या हम जिस ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग हैं, तो उस ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा खरीदार कोई है सिंगल, तो वह इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट कंज्यूमर है डीजल का, ऊर्जा का, फ्यूल का। अगर आप नंबर्स देखोगे तो पिछले साल हर दिन ऑलमोस्ट 65 लाख लीटर इतना डीजल रेलवे को लगता है। ऑलमोस्ट हर दिन 380 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के इतने अपने रेलवे को लगते हैं। तो अगर हमारा ये विजन है, मिशन है कि हमें अपने देश को इस ऑयल एंड गैस में, ऊर्जा में आत्मनिर्भर करना है, तो ये सब कुछ हमें अपने देश में तैयार करके रेलवे को देना पड़ेगा। दूसरा हमारा मिशन है कि हमें ये पूरा जो फॉसिल फ्यूल है, जो आज जिसका इस्तेमाल आज भारतीय रेलवे कर रही है, उसको 100% ऐसे फ्यूल के साथ हम लोग रिप्लेस करें जो हमारे किसान बनाएंगे, और जो इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे इस पर्यावरण का, धरती माँ का भी ख्याल रखेगी। तो 100% हमें इस डीजल को रिप्लेस करना है हमारे फ्यूल के साथ। 100% ये जो बिजली आज कोयले से बन रही है उसको भी रिप्लेस करना है ऐसी बिजली के साथ जो बिजली कोयले से नहीं, तो कार्बन न्यूट्रल चीजों से बनेगी। और मैं एक अच्छी खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, और वो खुशखबरी क्या है? तो वो खुशखबरी है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है कि जिन्होंने सीएनजी के रेल इंजन शुरुआत की है, और सीएनजी के ऊपर चलने वाली ट्रेनें हमारे यहाँ शुरू हुई है। अब एक अच्छा फायदा मैं उसको बताता हूं। देखो कैसे कि आप जो अभी सीएनजी इस्तेमाल करते हो वो गैस में होती है। अब गैस के सिलेंडर होते हैं अपने आप, लेकिन उसी सीएनजी को अगर आप द्रवरूप करोगे, लिक्विफाई करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, तो उसे कहते हैं हम लोग एलएनजी। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हो लिक्विड में, तो उसका जो आकारमान होता है, वॉल्यूम, वो 600 गुना कम होता है। इसका मतलब अगर आपके पास 600 सिलेंडर है गैस के, सीएनजी के, तो आपको सिर्फ वो पूरा फ्यूल आ जाएगा सिर्फ एक सिलेंडर के एलएनजी में। तो सोच सकते हैं कि अगर हमने ये ऐसी जो ट्रेन है जिसको बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, उसको अगर हम लोग एलएनजी दे, तो ये बहुत देर तक चल सकती है, और उसका फ्यूल यानी डीजल उससे बहुत बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हमारे देश में देखो, हमारा ऑयल एंड गैस है, बाकी स्टेप है, लेकिन हमारा फोकस जो है एग्रीकल्चर। हमारा मेन काम पूरी देश में यही होने वाला है कि हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने वाले। 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उससे बने हुए कितने सारे प्रोडक्ट हमें अपने देश में हर जगह तैयार करने, और एक कैंसर तैयार करने वाली खेती, कैंसर के सभी प्रोडक्ट्स को 100% रिप्लेस करना है। और इसमें भी बहुत अहम भूमिका निभाएगी इंडियन रेलवे। दोस्तों, ऑलरेडी ऐसी स्पेशल इंडियन रेलवे शुरू हुई है कि जो इस कृषि आधारित जो सब प्रोडक्ट्स है, कृषि के माल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में एमसीएल ये सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह के लिए
रेलवे का इस्तेमाल, रेलवे को अपना पार्टनर करने वाली है। और इसके अलावा हमारा जो तीसरा क्षेत्र है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दोस्तों हमें ये पूरे पेट्रोकेमिकल के जो चीजें है उसको रिप्लेस करना है हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ। और आप नहीं जानते, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह है, कुछ ऐसी जगह है राजस्थान की जहां बहुत ज्यादा लेवल पे हम लोग इस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को तैयार करेंगे और पूरे भारत में उसको हम लोग बेचेंगे, रिप्लेस करेंगे बाकी की चीजों के साथ। और इसके लिए भी बहुत जरूरी होने वाली है भारतीय रेलवे। दोस्तों देखो, एक वो अंग्रेज, एक समय था कि अंग्रेजों ने इसी रेल का सहारा लेके हमारे देश को, हमारा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, दुनिया के सबसे बड़ा 30% जीडीपी तैयार करने वाला देश था, नंबर 1 इकोनॉमी था, उसको कंगाल बनाया। यही वो रेलवे थे कि जिसको लेके ये अंग्रेज जगह जगह पे गए और उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया, हमारी पूरी जो अर्थव्यवस्था थी उसको बर्बाद किया, हमारी खेती बाड़ी को बर्बाद किया। और वो करने वाले कौन थे? तो एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में फिर से यही वो रेलवे होगी जो हर तहसील में, हर गांव में फिर से इस एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगी। फिर से वो एग्रीकल्चर, फिर से वो खेतीबाड़ी हम लोग करेंगे कि जिसका पोटेंशियल हमारे पास है, जो फिर से हमारे देश को सुजलाम सुफलाम करेगा, दुनिया के नंबर 1 इकोनॉमी बनाएगा। और इस बार भी ये कौन करेगा? वो भी एक कंपनी करेगी और जिसका नाम होगा मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, MCL, और वो करेंगे आप। धन्यवाद, थैंक यू। जी हाँ, गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है। 2030 की तरफ MCL की फ्यूल इंडिपेंडेंस की ट्रेन सुजलाम भारत का फ्लैग हाथ में लेके दौड़ रही है और इसमें सब हम लोग सवार है। गुड मॉर्निंग MCL इंडिया परिवार। देखा आपने भारत के रेल का भूतकाल और भविष्यकाल, और वो सुनहरे सपने को पूरा करने वाली जो श्याम सर ने कहा वो कंपनी होगी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। और इस कंपनी के सारे जो लोग हैं वही लोग इस MCL की ट्रेन के डिब्बे और इंजन बन के भारत की फ्यूल इंडिपेंडेंस की ट्रेन को दौड़ाने वाले हैं। जी हाँ, देख रहे आप कि श्याम सर हर शुक्रवार आके हमें क्या बता रहे हैं। वो एक सपना जो हम सब मिलके पूरा करने वाले हैं, भारत की जमीन से जुड़ा हुआ सपना, भारत के फार्मर्स, भारत के नागरिक, और एज ए कंट्री हम कैसे ग्लोबल लीडर बनेंगे, वो बातें हमें इतनी बारीकी सिखाने के लिए हम बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं श्याम गोलब सर का। जी हाँ, प्राची मैडम का, कि जो हमें बता रहे हैं कि जैसे ही एक ट्रेन, आपने देखा होगा कि गांव-गांव में आज हम ट्रेनों का बसर जो देख रहे हैं, उसी गांव-गांव में हम अपनी ट्रेन लेके जाएंगे, हमारी आर्थिक आजादी लेके जाएंगे, हमारे आर्थिक प्रगति का असर लेके जाएंगे। और ये रास्ता हमें MC ने दिखाया है और ये रास्ते में शामिल होने वाले हम उस हर एक बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं। वो हमारे MBP ओनर हो, वो हमारे MBS हो, वो हमारे MP ओनर हो, वो हमारे BDS हो, सीनियर BDS, प्राइम BDS एंड ऑल द फार्मर्स। जी हाँ, सुजलाम सुफलाम भारत की तरफ जाने वाली इस ट्रेन में आप सबका स्वागत है। इसलिए मैं शान से और एक बार जरूर कहना चाहूंगा कि आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और सुजलाम साहब और MCL ही सुजलाम सुफलाम भारत का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर, शुक्रिया फिर एक बार ये सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैम का, जिन्होंने आज फिर एक बार हमें जो स्टोरी शायद हम रोजाना देखते हैं और वो है मैकडॉनल्ड्स, लेकिन हम उसकी तरफ सिर्फ एक फास्ट फूड सेंटर करके देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी जो कि किसी को पता नहीं है, और उसमें से जो उसके नायक है जिन्होंने उस बर्गर को नहीं लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस करके किस प्रकार से इतने सारे देशों में अपने अस्तित्व को बनाए रखा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड यस, इसीलिए कहते हैं कि जो विजनरी होते हैं
वो दूर की सोचते हैं। और इसीलिए इतने सालों के बावजूद आज भी मैकडॉनल्ड्स इसी तरह से बढ़ रहा है और देश विदेश में अपना व्यवसाय भी कर रहा है। आने वाले दिनों में एमसीएल भी इसी प्रकार से सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल जाएगा अपने अनोखे बिजनेस मॉडल के साथ में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन प्राची मैम फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल इनसाइट। एंड दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। और अब शुक्रिया अदा करने का वक्त हो चुका है उस इंसान का जो हमेशा कुछ नया कुछ अनूठा लेकर आते हैं। इंडियन रेलवे, शायद आज हम ये सोच रहे थे कि क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं, लेकिन 200 साल का जिस इंडियन रेलवे का इतिहास है, कल जाके इस इंडियन रेलवे की ही मदद से हम अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, न कि सिर्फ उसकी सर्विस लेकर बल्कि उसे सर्विस देकर भी हम इस व्यवसाय को और एमसीएल परिवार को भी और समृद्ध कर सकते हैं। ये थॉट रखने वाले हमारे डॉक्टर श्याम सर, आपका दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, ये सारी बातें शायद हम शायद रोजाना अपनी जिंदगी में रेलवे का उपयोग तो करते हैं सफर के लिए या फिर किसी सामान के आवागमन के लिए, लेकिन शायद हो सकता है कि हमने कभी इस नजरिए से इसकी तरफ देखा ही नहीं जो बात आज हमें श्याम सर ने बताई है। तो शुक्रिया श्याम सर, फिर एक बार इस प्रकार से बिजनेस को नए नए आयाम देने के लिए हम आपका दिल से शुक्रगुजार है। पूरे एमसीएल परिवार की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं आप सभी का, सारे बीडीएज, प्राइम बीडीएज, एमपीओ, एमबीएस, एमवीपी, चैनल पार्टनर्स और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स जिन्होंने विश्वास रखा है एमसीएल के ऊपर और एमसीएल के मिशन के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं पूरी एमसीएल टीम का। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इसी के साथ मैं फिर एक बार यह आप लोगों को आह्वान करता हूं कि कृपया चैट बॉक्स में जाकर इस लिंक के ऊपर जाकर आप आपका फीडबैक हमें भेज दीजिएगा। मैं मंगेश शेलार, आपका होस्ट, इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, या दरख्वास्त करता हूं कि कृपया आपका, अपने परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। हम फिर एक बार जल्दी मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।